जय हिंद दोस्तों। शुरुआत आज के जिस वीडियो का सेशन है उसको प्रैक्टिस सेट से करेंगे और इसमें 2-3 क्वेश्चन जो आपके हैं करंट अफेयर के हैं उसमें पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे इसके बाद। और बहुत दिन से सारी वीडियो रुकी हुई थी मेरी, क्योंकि होली की जो छुट्टी थी उसमें मैं घर चला गया था, जिसकी वजह से वीडियो आपको मिल नहीं पा रही थी। तो ये यूपीपी री एग्ज़ाम का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें आज हम लोग करंट अफेयर की कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद चलेंगे अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो ये पहला हमारा पॉइंट है करंट अफेयर का और इसमें देखते हैं कि क्या क्या बातें कही गई हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या इस करंट अफेयर में डिस्कस करना चाह रहा है। तो पहले की पॉइंट के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे और की पॉइंट लेते हैं। क्या है हमारा, कह रहा है महिला आयोग ने मानव तस्करी को रोकने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। पहली बात तो यही है, पहली बात तो ये कह रहा है कि महिला आयोग ने मानव तस्करी के हिसाब से वो रोकना चाहता है। क्या मानव तस्करी के आड़ में वो कहना चाहता है, मानव तस्करी के आड़ में कहना चाहता है कि महिलाओं का एक जगह से दूसरे जगह अपहरण करके भेजे जाने को रोकने के लिए किस संस्था के द्वारा उसने समझौता किया है। तो ये बात कही गई है किसके द्वारा, महिला आयोग के द्वारा। और ये किस सुरक्षा बल से सहायता मांग रहा है, तो ये सुरक्षा मांग रहा है आरपीएफ से। आपका सीधा सीधा आंसर बनता है कि आरपीएफ से सुरक्षा मांग रहा है महिला आयोग की मानव तस्करी को रोका जा सके। तो कह रहा है रेलवे सुरक्षा बोर्ड बल राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए 2024 में आरपीएफ से सहायता मांग रहा है, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि आरपीएफ का पूरा नाम, तो ऑप्शन में रेलवे पुलिस फोर्स भी दिया रहता है, जो कि गलत है। इसका सही पूरा नाम है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या नाम है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, प्रोटेक्शन फोर्स नाम है इसका। लेकिन बाबू एक बात आपको और बता दूं, इसका नाम बदल दिया गया है। तो इसका नाम बदल दिया गया, तो क्या कर दिया गया है, आईआरपीएफ कर दिया गया है, जिसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका नाम कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ आज केवल इतने इस क्वेश्चन में, अगले इतना ही, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है इसमें, क्योंकि ये इंडेक्स जो आती है हर साल एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है। इंडेक्स से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो बचा हुआ है, इंडेक्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चलिए क्या कह रहा है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो बाबू भारत का जो स्थान रहा है बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसके पहले भारत के स्थान की बात करें, पहले ये देख लेते हैं कि पहले स्थान पर कौन रहा है। चलिए ये कह रहा है कि भारत की जो रैंकिंग है 126वीं थी और ये आपका कब पब्लिश किया गया, 20 मार्च को पब्लिश किया गया, क्योंकि 20 मार्च को मनाया जाता है खुशहाली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, और 20 मार्च को ही ये रिपोर्ट जारी करता है। और जब ये 126वीं रैंक भारत को मिली है तो 2024 की ये क्या है, आपकी रैंक है। पहले नंबर पर कौन रहा है, तो 7वीं बार पहला रैंक हासिल किया है आपका किसने, फिनलैंड ने। यूरोप का एक देश है फिनलैंड, जिसने 7वीं बार खुशहाली रिपोर्ट को, खुशहाली इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर आया हुआ है। 2024 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो हमारे कुछ पड़ोसी देश भी हैं, उनकी स्थिति क्या है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश जो हैं, जैसे कि चीन 60वें नंबर पर है, नेपाल जो है हमारा वो 93वें नंबर पे है, पाकिस्तान जो कि हमारा कट्टर विरोधी वो भी हमसे ऊपर है 108वें नंबर पर है, और म्यांमार 118 पे। केवल श्रीलंका ऐसा देश है जो हमसे पीछे 128 पे, और बांग्लादेश 129 पे है। तो देख लीजिए कि हम अपने पड़ोसियों से भी बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं हैं। हमारे खुशहाली रिपोर्ट में भी हम क्या हैं, अपने पड़ोसियों से पीछे हैं। ठीक है, कौन सी रैंक है एग्जाम में पूछा जाएगा, 126वीं रैंक है। और पूछा जाए तो भारत की रैंक 126 और पहले नंबर पे कौन है, तो फिनलैंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, हाल ही में खबरों में बना रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो एकमात्र केवल टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में है वो कहाँ पे है, आपका वाल्मीकि। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट क्या है हमारा,
हाँ, ये अब प्रैक्टिस सेट है आपका। कह रहा है राज्य में परमाणु विद्युत योजना कहाँ पर स्थापित की गई है। तो उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और वो कहाँ है आपका, नरौरा बुलंदशहर। आपके भारत में कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ खोला गया, तारापुर महाराष्ट्र में खोला गया। और तारापुर महाराष्ट्र में कब खोला गया, सन 1969 में। ठीक है, उसके बाद दो तीन और डिस्कस कर लेते हैं। रावत भाटा, रावत भाटा ये कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद है आपका एक कैगा, कैगा कहाँ पड़ता है, तो कैगा कर्नाटक में है। ठीक, उसके बाद बात कर रहे कलपक्कम, कलपक्कम ये भी आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। अच्छा, भारत में जो उत्तर प्रदेश में है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। ठीक है, इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से समझ के रखनी है कि क्या क्या चीजें कब कब हुई हैं। पूछेगा कि राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित कब हुआ था, तो नरौरा बुलंदशहर में सन 1991 में हुआ था। और पहली बार कहाँ पे हुआ, तो तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था, सन 1969 में हुआ था। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन से आपको बनती हैं। अगर आपको याद हो गया हो तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासक कौन था। तो मोहम्मद गोरी जो था एक विदेशी शासक था, विदेशी मुसलमान था जो कि भारत पर अटैक किया। और इससे जुड़े हुए तीन प्रमुख युद्ध हैं जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो मोहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासक कौन था, इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है बेटा। कहानी ये है कि मोहम्मद गोरी जब आया था तो उसका एक दुश्मन था, जयचंद की कहानी है। सॉरी, कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जयचंद की कहानी है, मोहम्मद गोरी की नहीं है। क्या है कि जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। तो जयचंद अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहता था पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान को वो पसंद करती थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसका अपहरण करके उससे शादी कर ली, जिस बात से जयचंद बहुत नाखुश होता है और वो चाहता है कि वो पृथ्वीराज चौहान से बदला ले। और मोहम्मद गोरी भी एक बार पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हार चुका था, जिससे कि मोहम्मद गोरी और जयचंद दोनों एक पक्के मित्र बन जाते हैं। और मिलकर क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि मिलकर किस पे अटैक करेंगे, पृथ्वीराज चौहान पर। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को हराना दोनों का उद्देश्य बन चुका था। जयचंद अपना बदला लेना चाहता था और मोहम्मद गोरी अपने हार का बदला लेना चाहता था, जिस वजह से दोनों मिलकर जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, तराइन का दूसरा युद्ध। लेकिन जयचंद क्या करता है, यह देखकर कि मोहम्मद गोरी तो एक बार पृथ्वीराज चौहान से हार चुका है, अगर मैं भी हार जाऊंगा तो मेरी एक बार और बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा, जिस वजह से दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ जयचंद नहीं देता है। जिसके बाद जयचंद से गुस्सा हो जाता है आपका मोहम्मद गोरी, और जयचंद युद्ध लड़ता है कौन सा, चंदावर का। तो चंदावर के युद्ध में, चंदावर का युद्ध जब हुआ तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी प्लस जयचंद का आमना सामना होता है। और इस युद्ध में जीतता कौन है, मोहम्मद गोरी जीतता है। और यह चंदावर का युद्ध हुआ कब, 1194 में हुआ। ठीक है, ठीक, तो 1194 में ये युद्ध। ठीक है, आगे चलें। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मोहम्मद गोरी ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं। तो पहला तराइन का युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और प्लस चंदावर का युद्ध। ठीक, तो मोहम्मद गोरी द्वारा 3 युद्ध लड़े गए। इसमें गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान थे, जिसमें जीता कौन, पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद इसमें भी गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान थे, जीता कौन, मोहम्मद गोरी। इसमें कौन था, गौरी प्लस जयचंद, जीता कौन, तो
गौरी जीता। ये 3 युद्ध मोहम्मद गौरी से बनते हैं, तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब इस क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो पूरे डिटेल के साथ पढ़िएगा कि मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासन कौन था। तो आपका सही आंसर कौन होगा? जयचंद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन भरने वाली रोबोट का नाम क्या रखा गया है, जो पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री बनी है? बाबू देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपके अंतरिक्ष में एक रोबोट जाएगा, आप जैसे कि इमेज देख के समझ सकते हैं कि एक रोबोट है जो कि आपका अंतरिक्ष में जाने वाला है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है व्योम मित्र। इसका सही आंसर क्या होगा? व्योम मित्र इसका आंसर होगा। तो बाबू चलो इस थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये क्या नाम दिया है आपका? इसरो। और थोड़ा सा इसरो के बारे में डिस्कस करते हैं। इसरो है क्या? इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है सन 1969 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। कौन है? एस सोमनाथ जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से मिलती हैं कि गगनयान मिशन में कौन सा महिला रोबोट जाने वाली है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है व्योम मित्र। और इसको भेजने वाली संस्था कौन सी है? तो संस्था का नाम है इसरो। और इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। स्थापना कब हुई है? सन 1969 में हुई है। इतनी बातें इसकी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले से होता है? तो सिलिका बालू खनिज का उत्पादन गंगा नदी। तो गंगा नदी किस राज्य में बहती है, किस जिले में बहती है? थोड़ा सा देखिएगा। तो ये गंगा नदी बहती है आपके इलाहाबाद में। इलाहाबाद संगम से इस सिलिका बालू का उत्पादन होता है। इलाहाबाद को और किस नाम से जानते हैं? तो इलाहाबाद को जानते हैं संगम नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संगम नगरी के नाम से इसको जानते हैं। ललितपुर किसके उत्पादन के लिए फेमस है? तो यूरेनियम के नाम से फेमस है। यूरेनियम उत्पादन से फेमस है। कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देता है पिंच ब्लेड। क्या देगा आपको? पिंच ब्लेड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि ऑप्शन में यदि यूरेनियम नहीं होगा तो पिंच ब्लेड दिया होगा, क्योंकि यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? पिंच ब्लेड ही दे देता है कभी कभी, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होना नहीं है। चलिए अगला क्या है? मेरठ है। और मेरठ किसके उत्पादन के लिए फेमस है? तो मेरठ में होता है खेल के सामानों का उत्पादन। खेल के सामानों का उत्पादन होता है कहाँ पे? मेरठ में। और गोरखपुर में क्या होता है? तो टेराकोटा के कपड़ों के लिए ये फेमस है। कौन सा शहर आपका? गोरखपुर। तो इतनी बातें यहाँ से आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है उसकी तरफ चलते हैं। हाँ, कह रहा है सड़क सुरक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बाबू ये बना है आपका अपना उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश का जीएसटी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसके बारे में करंट अफेयर जितने बन रहे हैं सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कह रहा है सड़क सुरक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा कि आपका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश है। चलिए अब उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं कि राज्य का नाम। तो बाबू ये सन के हिसाब से मैंने इसका नाम रखा है कि किस सन में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था। तो उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम था सन 1836 में। उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया 1877 में, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। 1877 में इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तर पश्चिम आगरा प्लस अवध प्रांत। फिर 1902 में इसका नाम चेंज हो गया संयुक्त प्रांत आगरा प्लस अवध।
1937 मतलब भारत शासन अधिनियम के आने के बाद सन 1935 के बाद इसका नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत, लेकिन 24 जनवरी सन 1950 को इसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश, जिस वजह से 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। चलिए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे आपके गोविंद बल्लभ पंत जी, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और सबसे ज़्यादा समय तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री थे। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि गोविंद बल्लभ पंत किस पार्टी से थे, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उस वक्त केवल एक ही पार्टी अस्तित्व में थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी के सदस्य थे। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कब और क्या क्या रही है। तो राज्य की राजधानी 1836 में आगरा थी। उसके बाद 1858 मतलब 57 की क्रांति के बाद प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद बन गई। फिर उसको आंशिक रूप से 1921 में लखनऊ कर दिया गया और 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद इसको पूर्णतः लखनऊ का दर्जा दे दिया गया। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद से और आज तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी बनी हुई है, लखनऊ बनी हुई है। पूछा जाता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी, तो समय के साथ याद रखिएगा सन 1931। ठीक है, और पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का नाम किस सन में दिया गया, तो आपको याद रखना है कि 24 जनवरी सन 1950 में उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए थोड़ा उत्तर प्रदेश का मैप आ गया है बीच में, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें। चलिए, हाल ही में भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो बाबू इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है गुजरात। इसका सही आंसर है। थोड़ी बातें गुजरात के बारे में कर लेते हैं। गुजरात के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। गुजरात के सीएम वर्तमान में कौन है? गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। भूपेंद्र पटेल हैं बाबू वर्तमान में। और यहाँ के गवर्नर कौन है आपके? यहाँ के गवर्नर है आपके आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, आपसे पूछेगा सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल रंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो क्वेश्चन याद रखिएगा गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा चुना गया है, तो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है? तो आपके आसपास कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पहले इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र कौन सा बना है, तो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बना है आपका टोक्यो। जापान का वो क्षेत्र है टोक्यो, जो कि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र बना है। जापान के पास 4 ऐसे द्वीप हैं जिस पे जापान बसा हुआ है। उन 4 द्वीपों का नाम यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अभी मैप के माध्यम से इसको भी समझेंगे। जापान का क्षेत्र 4 बड़े द्वीपों पर बसा हुआ है। पहला द्वीप आपका है होकाइडो, दूसरा है होयशु, तीसरा शिकोकू और चौथा क्यूशू। इन 4 बड़े द्वीपों से बना हुआ है आपका जापान। चलिए आइए मैप के माध्यम से इसको समझते हैं। चलिए देखिए मैप में कैसे दिखते हैं इसको, कि कहाँ है मैप और कैसे जापान 4 बड़े द्वीपों के हिसाब से बसा हुआ है। देखिए ये है आपका जापान का मैप, और जापान के मैप में देखते हैं सबसे ऊपर वाला जो ब्लू कलर का आपका दिख रहा है, जो आपको ब्लू कलर में ये दिख रहा है, वो आपका है होकाइडो। तो आपसे जब मैप में पूछेगा कि जापान का सबसे उत्तर में मतलब सबसे ऊपर कौन सा द्वीप है, तो आप बताएंगे कौन सा, होकाइडो द्वीप है। जब आपसे पूछेगा, अब दूसरा आता है आपका होयशु, होयशु आता है आपका दूसरा। और जब आपसे पूछेगा कि होयशु द्वीप मतलब आपकी राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर बसी है, तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। आपको बताना है होयशु द्वीप पर बसी हुई है। जापान में 4 ही द्वीप हैं। देखो, एक होकाइडो हो गया, होयशु हो गया, शिकोकू हो गया और क्यूशू हो गया। सबसे ऊपर होकाइडो, होयशु, शिकोकू और क्यूशू। ठीक, तो सबसे ऊपर कौन सा, होकाइडो। पूछेगा राजधानी किस पे बसी हुई है, तो होयशु पर
इतनी बातें याद रखिएगा। आपका पूछेगा ओसाका, ओसाका शहर के नाम, ओसाका के बारे में क्वेश्चन बनता है। इसको कहते हैं पूर्व का मैनचेस्टर, कहते हैं इसको पूर्व का मैनचेस्टर, इसको कहा जाता है ओसाका को। ठीक है, तो ओसाका भी किस पे बसा हुआ है? आपका होयसू पर ही बसा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है शिकोकु, ये हरा वाला जो द्वीप दिख रहा है आपका शिकोकु है, और ये पीला कलर वाला जो द्वीप दिख रहा है आपको वो है आपका क्यूशु। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये जो आपका होयसू है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, और इस पे दो तीन चीजें बसी हुई हैं। आपको याद क्या क्या रखना है? टोक्यो शहर इसी पे है, ओसाका शहर इसी पे, ओसाका को कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर, और एक जगह और हिरोशिमा, हिरोशिमा जहां पर बम गिराया गया था, परमाणु बम 6 तारीख को, 6 अगस्त को गिराया गया था आपका, 6 अगस्त सन 1945 को जो परमाणु हमला हुआ था वो हिरोशिमा पे हुआ था। और हिरोशिमा भी किस द्वीप पर बसा हुआ है? आपका होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। और एक नागासाकी है जो कि क्यूशु द्वीप पर बसा हुआ है, ये मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपको इसको शॉट लेना है तो ले लीजिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हुआ है और किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो बाबू इनका संबंध समाजवादी पार्टी से था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? समाजवादी पार्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि 2023 के लिए वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो बाबू मैंने रैंकिंग के माध्यम से मैंने आपको एक और क्वेश्चन करवाया है अभी कि भारत को खुशहाली रिपोर्ट में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो खुशहाली रिपोर्ट में 126वें रैंक पर रखा गया है। उसमें कुल कितने देश थे? 146 देश थे, और उसमें रखा किसने में गया था? 126वें में। और अगर पूछे जाएगा कि साइबर अपराध मतलब कि जो कंप्यूटर के माध्यम से हैकिंग वगैरह या की जाती है या फिर साइबर से अटैक जितना भी होता है, उस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो उसका सही आंसर कितना है? 80। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अच्छा एक और मैं आपको करवाया था, याद करिएगा। इंडेक्स से मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं। एक है आपका वैश्विक साइबर अपराध वाला, तो उसकी रैंकिंग है आपकी 80। उसके बाद अगर बात करूं तो आपको खुशहाली रिपोर्ट वाली 126, और एक और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में मैंने करवाया था 50वीं रैंक है भारत की। कौन सी है? 50वीं रैंक है, 85। ये रैंक है आपकी हेनले की, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, और यह है आपकी खुशहाली वाली, और यह है आपका साइबर अपराध वाली। ये तीनों एक साथ याद रखिएगा। साइबर अपराध अटैक में भारत की रैंकिंग 80 है। उसके बाद बात करें खुशहाली रिपोर्ट में 126 है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी है? 50वीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद क्वेश्चन अब अंत की तरफ है हमारे। क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखने जाने के लिए किस राज्य में अपना पहला रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन खोला है? तो बाबू आज तक एक ऐसा राज्य था उत्तर प्रदेश का जहां पर रेलवे अभी तक पहुंच नहीं पाया था। आपके शहर में बहुत सारी रेलवे चल रही होंगी, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो राज्य हैं उसमें कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे आज भी ट्रेन नहीं चल रही थी? तो ये आपका राज्य है सिक्किम। और सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पर आज पहली बार रंगपो स्टेशन का उद्घाटन किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और सिक्किम की राजधानी कहां पड़ती है? आपको पता होगा, गंगटोक। कहां पे है? गंगटोक। और इसी गंगटोक के पास एक भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। और सिक्किम का राजकीय पशु माना जाता है, क्या माना जाता है? लाल पांडा। किसको? लाल पांडा को माना जाता है। थोड़ा सा सिक्किम के बारे में और बात कर लेते हैं। सिक्किम सन 1975 में भारत का हिस्सा बना। क्या बना? भारत का हिस्सा कब बना? सन 1975 में बना। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 35वां संविधान संशोधन था, जिसको करके क्या बनाया गया? भारत का हिस्सा बनाया गया सिक्किम को। बात करें भारत का हिस्सा बनने की, तो सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम पहले स्वतंत्र देश था, लेकिन जब सिक्किम को लगा कि तिब्बत की तरह
चीन हमारे ऊपर भी कब्जा कर लेगा तो इसने भारत के साथ सम्मेलन करके, भारत के साथ समझौता करके भारत का हिस्सा सन 1975 में बन गया, जिसके बाद सिक्किम हमारा एक अटूट राज्य है, जिसका आप मैप में देख सकते हैं कि आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो ऐसे उठा हुआ भाग है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिक्किम कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अच्छा, आज के वीडियो में केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने पढ़ लिया करंट अफेयर उत्तर प्रदेश एवं जीएस। अब कल हम लोग देखेंगे क्या है उत्तर प्रदेश का जीएस, उत्तर प्रदेश के बारे में जितनी डिटेल बातें हो सकती हैं हम कल करेंगे। क्या है कि ये पूरी सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है पूरा का पूरा, और इसमें हम लोग पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में केवल इतना ही, धन्यवाद।